So our today's topic is bonding in coordination compounds. वर्नर ने जो भी फीचर्स एक्सप्लेन किए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के वो बहुत कम थे. बहुत सारे ऐसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई. फॉर एग्जांपल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. लेकिन इस चैप्टर में हम मेनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही स्टडी करेंगे. सो द फर्स्ट थ्योरी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज VBT. शॉर्ट फॉर्म में से VBT थ्योरी भी बोल देते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इस थ्योरी में क्या था कि जो भी मेटल आयन होता है, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा होगा, जब लिगेंड्स उसे अप्रोच करते हैं, उसके पास आते हैं, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है उनके इन्फ्लुएंस के अंडर. लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस के अंडर मेटल एटम में हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है सो दैट कि इक्विवेलेंट ज्योमेट्री जो है, अपनी डेफिनेट ज्योमेट्री जो है वो सेट कर सकें ताकि जो लिगेंड्स है उनके साथ इजीली बॉन्डिंग हो जाए. तो बॉन्डिंग किन ऑर्बिटल्स में होगी? इट विल ऑलवेज इन n-1d, ns, np या फिर ns, np और nd. d का डिफरेंस है यहाँ पर, या तो इनर d ऑर्बिटल यूज होगा. मान लो अगर ये 4s है, 4p है, तो यहाँ पर 3d यूज होगा. समटाइम्स क्या होता है 4s, 4p और 4d ऑर्बिटल्स में ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. तो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट एक डेफिनेट ज्योमेट्री है, वो तो हमें पता ही है. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है या dsp2 हो सकती है. अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर ऑब्वियस है टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन dsp2 के केस में स्क्वायर प्लेनर होगा. सिमिलरली 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है sp3d, दैट इज ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी. 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो या तो जो d ऑर्बिटल है, ये मैंने पहले ही बताया, या तो d ऑर्बिटल सेम एज इट इज s एंड p ऑर्बिटल के इक्विवेलेंट यूज होगा, तो ज्योमेट्री होगी sp3d2. तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 और ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल. लेकिन अगर इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी d2sp3. स्ट्रक्चर सेम होगा दोनों में, लेकिन थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है. इसमें d ऑर्बिटल जो है वो सेम जो s और p का ऑर्बिटल है उसी का यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर d जो है वो एक नंबर कम का यूज हो रहा है, n-1d यूज हो रहा है. तो किसी भी कंपाउंड में कौन सी ज्योमेट्री है वो हम उस कंपाउंड के मैग्नेटिक बिहेवियर से पता कर सकते हैं. एक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल लेके समझते हैं जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और अमोनिया एक लिगेंड बिहेव कर रहा है. तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d6. तो इस केस में क्या होता है, जब अमोनिया अप्रोच करता है, समटाइम्स ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर अप हो जाते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में आ जाते हैं. तो 2 d ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो गए. वो d ऑर्बिटल्स s और 3p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करके d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं, जिनमें फिर अमोनिया ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनेट करेगा. दोनों इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया के ही होंगे. कोबाल्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं करेगा. दैट इज वाई इन कंपाउंड्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि लिगेंड ही अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करते हैं. तो लिगेंड्स यहाँ पर अमोनिया, 6 अमोनिया जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे. ठीक है, तो कोबाल्ट जो है वो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा. तो इस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी. तो इसमें इनर d ऑर्बिटल्स यूज होते हैं. ये देखो आप 4s और 4p यूज हो रहे हैं, लेकिन d कौन सा यूज हो रहा है? 3, दैट इज n-1d यूज हो रहा है. तो इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, दैट इज वाई इन कम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल यूज हो रहा है. लेकिन जिन कम्प्लेक्स में सेम d ऑर्बिटल यूज होता है, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो उन कम्प्लेक्स को हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कम्प्लेक्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, F नेगेटिव दैट इज फ्लोराइड आयन एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है. लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही. जैसे इलेक्ट्रॉन्स जिस पोजीशन में है वो वैसे ही रह रहे हैं और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रही है.
यहाँ पर 4s 4p और 4d के दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो पेयरिंग करके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन दे। तो ऐसे कम्प्लेक्सेस को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल, हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो जो आपने फर्स्ट एग्जांपल की थी दैट इज यहाँ पर कोबाल्ट अमाइन अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई ये जो बिहेव करते हैं दे बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मीन्स कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन इस सेकेंड एग्जाम्पल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। यहाँ पर निकल 3 पॉजिटिव आयन है, उसमें 4s और 4p ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करके sp3 हाइब्रिड बनाएंगे और यहाँ पर क्लोराइड आयन आकर अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट हैं उनकी पेयरिंग नहीं हो रही, दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका बिहेवियर जो होगा पैरामैग्नेटिक होगा। जब निकल साइनाइड आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि अनपेयर्ड जब साइनाइड अप्रोच करता है निकल 2 पॉजिटिव को तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ds2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर देते हैं, इनपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इनका बिहेवियर डायमैग्नेटिक होगा। तो इसमें जो है वो साइनाइड आयंस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर जो हैं वो डोनेट करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। सेंट्रल मेटल एटम, डू रिमेंबर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। ये लिगेंड्स ही होते हैं जो खुद अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनमें शेयर करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मीन्स कि वो डायमैग्नेटिक हैं या पैरामैग्नेटिक हैं, उनमें क्या रिलेशंस हैं वो स्टडी करेंगे। जब स्टडी किया गया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को स्टडी किया गया, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी किया गया, वो डाटा जब आया तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई। ऐसे आयंस जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, A1, 2 या फिर 3, जिनमें मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। फॉर एग्जांपल टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इसकी डी में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव में 2, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में D3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इनमें 2 जो d ऑर्बिटल्स हैं वो वेकेंट हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 4s और 4p के साथ हाइब्रिडाइजेशन में और D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाकर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो बना सकते हैं। तो ऐसे आयंस जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में D3 कन्फिग्रेशन थी तो उन सभी का जो बिहेवियर था, मैग्नेटिक बिहेवियर था, वो सिमिलर था। नेक्स्ट, जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी कन्फिग्रेशन में D4, D6 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, D5 थे, तो उनमें पेयरिंग होनी थी। अगर इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड हैं वो पेयर होंगे तभी तो 2 d ऑर्बिटल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे नेक्स्ट कन्फिग्रेशन के लिए। तो जब D4 कन्फिग्रेशन, D5 और D6 की पेयरिंग थी की गई तो उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए 2, 1 और 0। D4 में 2 आए, D5 में 1 आया और D6 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, क्योंकि फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स में तीनों आ गए और पीछे 2 बच गए। और D4 में हमें सिर्फ फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स में D4 बनाने हैं तो एक में 2 आ जाएंगे और एक में 1 आ जाएगा, दैट इज वाई 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, जब इनका मैग्नेटिक बिहेवियर स्टडी किया गया तो D6 आयंस जो थे उनमें मैक्सिमम पेयरिंग हो ही जाती थी, लेकिन जो D4 और D5 थे उनमें कॉम्प्लिकेशंस आई। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंगनीज साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती थी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते थे। ऐसा मैग्नेटिक में मोमेंट आता था कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब मैंगनीज क्लोराइड आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाती थी तो ऐसा बिहेवियर आता था कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं।
ऐसे सिमिलर केसेस बाकियों में भी स्टडी किए गए, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों सिमिलर जो आयंस होते हैं एक लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं तो कुछ और कॉन्फ़िगरेशन आती है, कोई और अनफेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन सिमिलरली जब वो दूसरे लिगेंड्स के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो कोई और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दिस बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा ये है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अजम्पशंस। बहुत सारा जो ऐसा डाटा था जिसमें जस्ट अज्यूम करते थे कि ये अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा है, वैलिड कोई सॉलिड कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं था उस चीज को प्रूव करने के लिए। So there are number of assumptions only. It does not give quantitative interpretation of magnetic data. जो भी मैग्नेटिक डाटा था उसका कोई भी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं था। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर एग्जिबिट करते हैं, उनका कोई कलर होता है, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट, इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इतने स्टेबल क्यों होते हैं उसका भी कोई रीजन नहीं दिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर्स ऑफ फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था उनमें भी कोई अच्छे से प्रेडिक्शन, एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस नहीं कर पाई कि किन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा और किन में स्क्वायर प्लैनर बनेगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। जो आपने लास्ट वाला बिहेवियर पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि मैंगनीज में जब वो क्लोराइड आयन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर साइनाइड के साथ बनाता है तो ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बिहेवियर था ये एक्सप्लेन होना था ड्यू टू स्ट्रॉन्गनेस ऑफ ए लिगेंड, कि कोई लिगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, वो पेयरिंग करवा पाता है या नहीं करवा पाता। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कुछ एक लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं उनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।